तो कैसे हैं आप लोग भाई साहब? सब सही होगा आप लोग का, है ना? नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं आनंद कुमार और स्वागत है आपका आपके प्यारे राज दुलारे ELCM के स्टडी चैनल पर। ठीक है, आप लोग भी आराम से बैठे, आवाज़ कोई नहीं करेगा। जब वीडियो बन रहा है तो कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? तो आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं आज के इस चैप्टर को। चैप्टर हम लोग का चल रहा होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानने वाले हैं एलिजाबेथन एज के बारे में। एलिजाबेथन एज वही एज जिसे कुछ लोग शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं, कहीं पर इसे रेनेसां एज भी कहा जाता है, कहीं पर इसे गोल्डन एज कहा जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इस एज को और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई साहब? द फर्स्ट क्रिएटिव एज। मीन्स इंग्लिश के ज़माने में जो राम राज आया ना, इसी समय को हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश के ज़माने का राम राज। ठीक है, एलिजाबेथन एज इसको। भाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए अगर आप कहीं के भी किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे वह आप 11-12 के हो, चाहे वह आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, इवन अगर आप मास्टर्स में भी रह रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये बुक्स मीन्स ये चैप्टर जो है साबित हो सकती है। तो कहीं से भी इसे आप लोग स्किप नहीं करेंगे। पहला रूल तो यही है कि आप लोग स्किप नहीं करेंगे। और देखें, अगर कोई क्वेश्चन आता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम है किसी तरह का, तो आप लोग कमेंट में उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोग को बता दूं, मैं आप लोग को सारे क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बेसिकली इसका जो रियल टाइम है यहाँ पर मैंने लिख रखा है 1550 से 1620 तक शुरू हुआ था। ऐसे कहा जाता है कि 1508 से लेकर के 1603 तक ही एज चला था हमारी एलिजाबेथ मैडम का। कब से कब तक चला था भाई साहब? मैं यहाँ पर आप लोग को लिख करके बता दूं कि एलिजाबेथ जो थी 1558 में आई थी और 1603 में चली गई भाई साहब। तो ये जो एज है बेसिकली एलिजाबेथन एज यही है, लेकिन यहाँ पर जो रियल उस पूरे फेज का टाइमलाइन, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथन एज नहीं लिखा है। एलिजाबेथन एज को कुछ लोग शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं, कुछ लोग वहीं इसे रेनेसां एज भी कहते हैं, कुछ लोग यहीं इसे गोल्डन एज भी कहते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट क्रिएटिव एज। तो इतने सारे जो नाम हैं, उन सारे नाम को अगर हम लोग एक साथ टैकल करते हुए चले, एक साथ अगर हम लोग ब्लेंडेड करते हुए चले, तो हम लोग को मिलेगा एक टाइमलाइन। ये टाइमलाइन है भाई साहब, क्या 1550 से लेकर के 1620 तक हमारा कह सकते हैं कि जो गोल्डन पीरियड था इंग्लिश का, वो हम लोग के पास चला। ठीक है, गोल्डन पीरियड जो है इंग्लिश का हम लोग के पास आया। चल रहा था उस सारे समय को हम लोग बेसिकली एक सर्कल बनाते हैं, एक साइकिल बनाते हैं, और उस साइकिल को आप लोग को याद होगा, उस साइकिल को क्या कहा जाता है? आर्थरियन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो उन साइकिल्स के बारे में आज हम लोग को बात नहीं करना है। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगेन मैं आप लोग को बोल दूं, द एलिजाबेथन एज। क्यों इस एज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्यों इस एज को ही सबसे ज्यादा देखा जाता है कि इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, अगर इंग्लिश से कहें तो बात यही है कि एलिजाबेथन एज में इंग्लैंड सबसे ज़्यादा फला फूला, सबसे ज़्यादा आगे अगर बढ़ा है, चाहे वो लिटरेचर का फील्ड हो, चाहे वो कॉमर्स का फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस का फील्ड हो, किसी भी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आगे एलिजाबेथन एज में ही बढ़ा। इवन कह सकते हैं कि फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटेड बुक अगर कभी कोई आया होगा तो फर्स्ट इंग्लिश बुक यही आया था, यूटोपिया बाय थॉमस मोर। और वो भी कब आया था? थॉमस मोर के द्वारा आया था यूटोपिया, जो कि एलिजाबेथन एज में ही आया था। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बात करके बताता चलूंगा एलिजाबेथन एज के समय में क्या था, कौन से राइटर थे, क्या हुआ था, कितने सारे राइटर आए, क्या था यूनिवर्सिटी वेट्स, कौन थे ड्रामाटिस्ट। उनसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ का क्रोनोलॉजिकल सिस्टम क्या था, क्या समयावधि चल रही थी, कितने समयावधि में कौन कौन से कार्य हुए, और इन सारे कार्यों के बारे में बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे भाई यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, ड्रामाटिस्ट कौन कौन से थे, प्रोज राइटर्स पोएट्स कौन कौन से थे, और कुछ स्पेशल थॉट्स के बारे में, कुछ स्पेशल पॉइंट्स के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स कंटिन्यू विद द क्रोनोलॉजी ऑफ द एलिजाबेथन एज। अब इसका क्रोनोलॉजी जो है भाई साहब हम लोग का यहां से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग देखते चलेंगे। सो फर्स्ट 1558 में एलिजाबेथ मैम इंग्लैंड आ गई।
कब आई भाई साहब? 1558 में एलिजाबेथ मैम इंग्लैंड आई और इंग्लैंड आने के बाद 1571 में राइज ऑफ इंग्लिश प्यूरिटन्स होना शुरू हुआ। अब भाई साहब इंग्लैंड में जब एलिजाबेथ मैम आई ना, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्या था, सोचने की एकदम फ्रीशिप थी, लिखने की भी एकदम फ्रीशिप थी। थिएटर्स चल रहे थे, मॉल्स चल रहे थे, सिनेमाज चल रहे थे, एंड एवरीथिंग वर रनिंग ऑन देयर, सारे कुछ अच्छे से चल रहे थे, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली, सब कुछ एकदम प्रेम से चल रहा था। बट इन 1571 1571 ईस्वी में एक अलग से एक प्रजाति होती है जिनको कहा जाता है प्यूरिटेंस प्रजाति। देखो भाई, मैं आप लोग को उस मतलब अपने धर्म के अनुसार इंडियन भाषा में समझाने की ये कोशिश करूंगा कि जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में 4 कैटेगरीज माने गए हैं, आप लोग को पता होगा कौन कौन से कैटेगरीज हैं। हिंदू धर्म में 4 कैटेगरीज माने गए हैं। एक होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है शूद्र और चौथा होता है वैश्य। इस तरह से 4 कैटेगरीज हैं और 4 एक अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। अगर हिंदू मैथोलॉजी के आधार पर देखा जाए तो, अगर इस्लामिक मैथोलॉजी के आधार पर देखा जाए तो उन लोग में भी बहुत सारे होते होंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक जानने के लिए मिला है कि एक शिया प्रजाति होती है, एक शिया मतलब कम्युनिटी होती है और एक सुन्नी कम्युनिटी के लोग होते हैं। इसी तरह से इंग्लैंड में उस समय 2 कम्युनिटी के लोग रह रहे थे। एक कम्युनिटी वाले का नाम था यहां पर कैथोलिक और दूसरे कम्युनिटी वालों का यहां पर जो दूसरे कम्युनिटी के लोग थे उनका नाम था प्यूरिटन्स। तो 2 कम्युनिटी के लोग रह रहे थे और यहां पर 1571 में राइज ऑफ इंग्लिश प्यूरिटन्स, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड में रह रहे प्यूरिटन्स का राइज होना शुरू हुआ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यहां पर विचारधाराओं की एकदम फ्रीशिप थी, कोई भी लोग किसी तरह से कुछ भी सोच सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसीलिए यहां पर ऐसी विचारधाराएं इस समय लोगों के मस्तिष्क, बहुत सारे लोग, अब जो कैथोलिक्स लोग थे उनके प्रजाति में क्या क्या होता था मैं बता दूं, तो ये लोग होते थे ना कि ठीक है भाई, सब आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं, पूजा कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, कोई रिजिडिटी इनमें नहीं होती थी। रूल एंड रेगुलेशन इनके पास भी था, लेकिन कोई रिजिडिटी नहीं होती थी कि नहीं इसके ऊपर अड़िग है, करना है तो करना है, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो प्यूरिटन्स लोग थे वो मानते थे ना कि ये दुनिया जो है हम लोग भगवान के द्वारा यहाँ पर भेजे गए हैं, मीन्स हम लोग इडाम और ईव के वंशज हैं यहाँ पर, और इडाम और ईव को यहाँ पर भेजा गया था किस चीज के लिए? एज अ पनिशमेंट दे करके उनको भेजा गया था। तो उनकी जो पनिशमेंट है उसको हम लोग भोग रहे हैं, है ना, उनके पनिशमेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? बियर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो गलत काम है। जितना भी प्लेजर है, ऑल द प्लेजर्स आर पनिशमेंट एंड ऑल द पनिशमेंट्स आर प्लेजर, इनके अकॉर्डिंगली यही थॉट हुआ करती थी कि प्लेजर ही पनिशमेंट है और जो पनिशमेंट है वो हम लोग के लिए प्लेजर होगा। क्योंकि ये सभी के सभी कहां चाहते थे, क्या चाहते थे भाई? कि इन लोगों को डायरेक्टली भगवान के पास जगह मिले, स्वर्ग में जाने का मौका मिले, और फेरी लैंड जिसको हम लोग कहते हैं ना कि फेरी लैंड में जाने का, परियों के देश में जाने का इन लोग को मौका मिले, ऐसा इन लोग का हमेशा प्यूरिटन्स का इच्छा रहता था। तो इनके अंदर रिजिडिटी, कैथोलिक्स के अंदर रिजिडिटी नहीं होती थी, कड़ापन नहीं होता था, रूल एंड रेगुलेशंस बने थे, लेकिन रूल एंड रेगुलेशंस को ये टैकल मतलब ये नहीं किया जाता था। लेकिन प्यूरिटन्स लोग जो थे भैया, ये लोग रूल एंड रेगुलेशंस के बड़े पक्के आदमी थे, है ना। अब इनका यहां पर जब विचारधाराएं बढ़ने लगी तो इनके अकॉर्डिंगली क्या था भाई साहब? कोई भी तरह, किसी भी तरह का इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, प्लेजर नहीं होना चाहिए। अब प्लेजर से रिगार्डिंग चाहे वो आपका चर्च हो, चर्च में बोल रहा था, चाहे वो आपका थिएटर हो, चाहे वो आपका मार्केट प्लेस हो, चाहे 2 लोगों के साथ एक साथ बात करना हो, चाहे मार्केट जा करके कुछ मूवीज वगैरह देखना हो, सिनेमास देखने हो, चाहे नोवेल्स हम लोग को देखना है, चाहे किसी भी तरह के कार्यों को देखें, सेक्स सिडक्शन, रूल रेगुलेशन, किसी भी चीज को ये लोग क्या करते थे। हालांकि इनका काम अच्छा था, ये लोग धर्म को फैला रहे थे, प्रचारक थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन तरीका जो इनका था भैया वो बहुत ही गलत तरीका था माना जाता है। और इस तरह का गलत तरीका इन लोगों ने अपनाया कि जिस तरह से अभी आप लोग को पता होगा कि लॉकडाउन लग गया था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, कहीं ना कहीं उससे 10 गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा वहां की स्थिति रही होगी कि लोग घर से बाहर तक नहीं निकलते थे, और एक लंबे समय काल के लिए यह चीज चला था, है ना। ना ही आपको ज्यादा टेस्टी
चटाकेदार बटाकेदार मसालेदार भोजन मिलेगा खाने के लिए। आपको खाना भी खाना है तो एकदम रूखा सूखा भोजन, ना ही आपको चटाकेदार कपड़े पहनने हैं, आपको कपड़ा ही पहनना है तो उसी तरह का मतलब एक वस्त्र में आप लोग को चलना है, ना ही आप लोग को चटाकेदार बटाकेदार जगह घूमने के लिए जाना है, एक ही जगह पर रहना है। लेकिन हाँ, एक चीज की यहाँ पर फोर्स एक्स्ट्रा ये रहती थी कि इन लोगों को टाइमली उठाया जाता था, चर्च जाना पड़ता था। एक समय होता था, रात के दिन के समय होता था, वहां पर बेल बजाए जाते थे बहुत कस करके, और जब बेल बजते थे तो लोगों को उठ करके चर्च जाना होता था फॉर द प्रेयर ऑफ द गॉड, ऑफर करने के लिए, प्रेयर ऑफर करने के लिए उन लोगों को जाना पड़ता था। और अगर वे लोग नहीं जाते तो उन लोगों को डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से इन लोगों के साथ क्या किया जाता था, ह्यूमिलिएशन किया जाता था। सो कह सकते हैं कि ठीक है, पूजा पाठ एक, जैसे मान लीजिए हम भी हिंदू हैं, तो भैया ब्राह्मण भी है, और अगर देखो हमको अगर कोई फोर्स कर दे कि नहीं तुमको तो 4 बजे उठना है आनंद, 5 बजे तक पूजा करना है, या 10 बजे तक पूजा करना है, फिर 12 बजे पूजा करना है, फिर 6 बजे पूजा करना है, फिर रात के 8 बजे करना है, फिर 12 बजे करना है, क्या हम इस चीज को बियर कर पाएंगे? या मैं अगर आप लोग के ऊपर बोलूं कि क्या आप लोग को इस तरह से करना है, या इस्लामिक कम्युनिटी को मैं बोलूं, उनमें भी 2 प्रजाति है, मैं सभी को बोलूं कि नहीं तुमको दिन भर में इतना बार नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, हालांकि वे लोग जाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि 4 बार नमाज उन लोग पढ़ने जाते हैं या 5 बार पढ़ते, जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन उनमें से जो कुछ लोग नहीं पढ़ते उनके ऊपर कोई फोर्स तो नहीं है कि आप पढ़वाई करो। और अगर इस तरह से फोर्स आ गया तो समझ जाइएगा कि प्यूरिटन्स वाला माइंडसेट चल रहा है, या हिंदू धर्म में भी अगर आ जाए तो प्यूरिटन्स वाला माइंडसेट। तो यहां पर क्या हुआ था, राइज ऑफ इंग्लिश प्यूरिटन्स, राइज उन लोग का भी होना शुरू हो गया था। अभी ये लोग पनप रहे थे, धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो गए थे। और कैथोलिसिज्म जो था, कैथोलिक मतलब कैथोलिक लोग जो थे, ये भी लोग कहीं ना कहीं उस चीज से बियर कर रहे थे, उस चीज को कभी कभी सह रहे थे, कभी कभी मतलब यहाँ पर रेसिस्टेंस दे रहे थे, कंपेल इस चीज को कर रहे थे, कभी कभी खुद कंपेल कर देते, कभी कभी खुद उस चीज को एक्सपेल कर दे रहे थे। तो ये इनका कैथोलिक्स का ये जो इंटोनेशन था उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे थे। 1577 71 के बाद 77 आया, डार्कनेस वॉयाजेस अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ सॉरी डार्क वॉयाजेस अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पर डार्क साहब के अकॉर्डिंगली जो वॉयाजेस चले वर्ल्ड में, समुद्री जो यात्राएं हुई 1577 में, अलग अलग देशों का पता लगाया जा रहा था कि अच्छा वहां पर कौन सा देश है, वहां पर कौन सा देश है, अच्छा उधर अमेरिका भी पड़ रहा है, अच्छा इंडिया किधर होगा। तो इस तरह से ये चल रहा था भाई आपका। इसके बाद 1588 में बैटल ऑफ आर्माडा हुआ भाई साहब। मैं आप लोग को अब यहां पर एक कहानी सुनाना चाहूंगा, बड़ा फेमस कहानी है, बहुत ही मजेदार कहानी है, क्वीन एलिजाबेथ के से रिगार्डिंग कहानी है कि बैटल ऑफ आर्माडा क्या चीज है। तो जब क्वीन एलिजाबेथ ने जन्म लिया तो क्वीन एलिजाबेथ हैड मींस बहुत जगह पर बताया जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ हैड 2 मदर्स, है ना, एक सौतेली माँ, 4 मदर, एक अपनी माँ। सो एंड हिज फादर, सो द फादर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ किल्ड द मदर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ एंड द ब्रदर ऑफ द मदर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ किल्ड द फादर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ को क्या हुआ, मर्द प्रजाति से घृणा होने लगी। और घृणा होगा क्यों नहीं होगा यार, ये तो पहला बार था। दूसरे बार व्हेन शी वाज एट द एज ऑफ 14, जब ये 14 साल की थी, देन समवन मॉलेस्टेड क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ को किसी ने मॉलेस्ट कर दिया, छेड़ दिया। अब फिर से उसको मतलब क्वीन एलिजाबेथ को क्या हुआ, मींस क्या कहते हैं, ऐसे तो लड़कों से नफरत था ही, और भी ज्यादा मर्द प्रजाति से इनको नफरत होने लग गया। सो फर्स्टली एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ ये बात बोलती है कि हमें लड़कों से नफरत है। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ क्या बोलती है कि मुझे लड़कों से नफरत है एट द एज ऑफ 8। और उसके बाद फिर क्वीन एलिजाबेथ ये भी 8 साल की उम्र में ये प्रोक्लेम करती है, लेकिन 100% ये बात नहीं होती है प्रोक्लेम्ड, कहीं पर ऐसा मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी 8 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ बताती है कि हम शादी वादी नहीं करेंगे। फिर जब क्वीन एलिजाबेथ 25 साल की होती है, मीन्स रानी वानी वहाँ की बन गई, पूरा 14 साल की उम्र में कोर्ट में जाती है, वहाँ पर उसके बाद 17 साल की उम्र में उसको प्रिंसेस बनाया जाता है। और डायरेक्टली अब आ जाते हैं अगर हम लोग यहाँ तो क्या कहते हैं उसको, 25 साल की उम्र की अगर हम लोग बात करें तो ये एकदम असेंबली में खड़े होकर के बहुत ही जोर से एकदम कह सकते हैं कि मतलब एकदम फोर्सिंगली ये प्रोक्लेम ये करती है क्वीन एलिजाबेथ कि भाई साहब हमको शादी नहीं करना है, हमको मर्द प्रजाति से नफरत है, हमको उनसे शादी नहीं करना। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लाइन कहती है, हालांकि मैंने यहाँ पर कहीं अभी लिखा नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं लाइन आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये बोली थी कि आई वुड हैड द मिस्ट्रेस, If I would a chance to marry, I would have had a mistress.
अगर मुझे शादी करने का अगर चांस मिला या किसी ने फोर्स भी किया कि शादी करो, तो हम किसी मिस्ट्रेस से शादी कर लेंगे, बट नॉट टू कैरी अ मास्टर। लेकिन हम किसी मास्टर को, दैट इज मीन किसी हस्बैंड को, मतलब जेंट्स से शादी नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। और यहां पर के एक फिलिप II नाम के राजा थे भैया, फिलिप II, शायद फिलिप II था कि फिलिप I था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिलिप II ही था। तो फिलिप II नाम के जो राजा थे, कहाँ के थे ये? यहाँ पे स्पेन के राजा थे। अब स्पेन के राजा तो थे भैया फिलिप II साहब, और फिलिप II साहब को किसी तरह से दर्शन हो गया हमारी एलिजाबेथ मैडम का, ठीक है। अब जैसे ही दर्शन हुआ तो देखते के साथ मतलब प्यार आ गया इनके ऊपर, इनको इच्छा किया कि फिलिप II साहब को इच्छा किया, फिलिप साहब को बेसिकली इच्छा किया कि एलिजाबेथ मैडम से हम शादी करेंगे, ठीक है। तो वही बचपन का प्यार तो भूल न जाना रे, वहाँ पर गए प्रपोज करने के लिए, है ना, और डायरेक्टली आई लव यू, और जैसे ही इनको बोले तो पहला बार में ये क्या कर दी, उनकी जबरदस्त बेइज्जती की इन्हें, इतना खतरनाक बेइज्जती की इन्हें, कुछ कहने का नहीं, और ये वहाँ से चले गए। कौन? फिलिप साहब वहाँ से वापस स्पेन चले गए। फिर से नहीं कहते हैं कि कलेजा पर सांप लौटना, फिर से इनको लगा कि नहीं सदिया तो उसी से करेंगे, बड़ी ब्यूटीफुल थी जी, बहुत एकदम झकास थी। तो उनका इच्छा किया कि फिर से एलिजाबेथ से शादी करेंगे। 7 साल बाद वापस आए, अब फिर से जाकर के बोले कि आई लव यू, हमसे शादी कर लो। ये फिर से उनके प्यार को ठुकरा दिए। क्या किए? प्यार को ठुकरा दिए। तो इनको गुस्सा आ गया, फिलिप साहब को जो था गुस्सा आ गया। फिलिप साहब कहते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना, कि मेरा प्यार को तुम ठुकराई है तो मेरा इंतकाम देखेगी, मेरा बदला देखेगी। और उसी बदला के एवज में, उसी चीज के एवज में 1588 में, कब भैया? 1503 में क्वीन एलिजाबेथ, सॉरी 1558 में क्वीन एलिजाबेथ बनती है वहां की रानी। और 1588 में जैसे ही रानी मतलब बन गया, कुछ समय चला यहाँ पर, 1508 से 1588 तक चला। तो 1588 में मतलब जब 2 बार ये ठुकरा चुकी थी, तो यहाँ पर जो फिलिप साहब थे उनको आगे गुस्सा, बोले थे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो जा करके क्या किए, 1588 में डिफीट ऑफ आर्माडा लेके चले आए, मतलब आर्माडा का युद्ध यहाँ पर लेकर के चले आए। हालांकि आर्माडा यहाँ पर हार गया, कैसे हारा वो भी मैं कहानी बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि एलिजाबेथ जो मैम थी उनके पास उनका जो कनेक्शन है भगवान से रिलेट करता था, लेकिन एक ज्योग्राफिकल टर्म के कारण भाई साहब ये भगवान से रिलेट नहीं था, ऐसा वो कुछ लोग कहते हैं, कारण बताते हैं, बताएंगे अभी आप लोग को ही बताएंगे, और ये भी हम ज्योग्राफिकल टर्म के बारे में बताएंगे, ठीक है, टेंशन आप लोग ना लीजिए। तो हमला करने के लिए आ गए कौन? डिफीट ऑफ आर्माडा, वो फिलिप भैया आ गए हमला करने के लिए। किनके ऊपर? एलिजाबेथ मैडम के ऊपर। तो हमला करने के लिए जब आए ना, तो इनके पास सेना बहुत ही ज्यादा और इनके पास सेना बहुत ही कम। इनके जो सेना थे डर चुकी थी कि वो तो आएगा, इतना बड़ा सेना है कि हम लोग को निगल जाएगा, एक के बार में खा जाएगा, स्वेल कर जाएगा, और उसके बाद डरे हुए थे। तो ये जो है ना वहां पर अपने सेनाओं के बीच में गई और अपने सेनाओं को ब्रदर्स कह के संबोधित की कि यू ऑल आर माय ब्रदर्स, अगर उन लोगों को हमें मारना है तो सबसे पहले मुझे मारेंगे, तब आप लोग के पास वे लोग पहुंचेंगे, तब आप लोग को मारेंगे। लेकिन ये याद रखना कि मेरे से गुजर के ही तुम पर जाना पड़ेगा उन लोगों को। इस तरह से वे लोग बताते हैं। और इसके बाद आगे क्या होता है, तो डिफीट ऑफ आर्माडा जो मैंने बताया कि जब युद्ध होता है उनके पास इतना हिम्मत पहले से आ गया था। लास्ट में ये भी बात बोलती है कि भगवान को धरती पर आना पड़ेगा आज हम लोग को बचाने के लिए। तो भगवान धरती पर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जैसे ही बैटल ऑफ आर्माडा शुरू हुआ, ये उधर मतलब क्वीन एलिजाबेथ की सेना इधर बढ़ी और क्या कहते हैं किंग फिलिप के सेना इधर से बढ़े, और दोनों के बीच में जैसे ही भिड़ंत हुई तो एक बहुत बड़ा सुपर साइक्लोन आया भैया। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ा सुपर साइक्लोन आया, और सुपर साइक्लोन आने के कारण क्या हुआ, जितने भी आर्माडा के मतलब जितने भी फिलिप भैया के सेना थे वो सब के सब सेना हवा में उड़ गई या समुद्र में जाकर के मिल गई, विलीन हो गई, सबके सब मारे गए। और इनके सेना को कुछ भी नहीं हुआ। किनके सेना को भैया? हमारे क्वीन एलिजाबेथ मैडम के सेना को कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इनका कनेक्शन भगवान के साथ था। ऐसा कोई इंसिडेंस थोड़ी ना होता है कि आएगा भूकंप आएगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, नेचुरल डिजास्टर आएगा और मतलब एक पार्टी को कुछ हो जाएगा, दूसरा पार्टी को खरोच भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं ना होता है जी। तो दिक्कत वाला बात है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो है, ऐसा कहानी बना हुआ है तो है सिंपल सा, मैंने इस बारे में आपको बताया, ठीक है। अब एक ज्योग्राफिकल कंडीशन यहाँ पर किसी क्षेत्र का ऐसा होता है, याद नहीं आ रहा ज्योग्राफिकल कंडीशन का क्या नेम होता है, खैर। तो एक ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पर कभी भी किसी समय सुपर साइक्लोन आने की आशंका बनी रहती है, तो उसी कारण से यहाँ पर सुपर साइक्लोन आया था। खैर
आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हुआ भाई साहब, 1558 में तो इनका आ गया, लेकिन 1603 में इनका मृत्यु हो गई। किनकी? क्वीन एलिजाबेथ की। तो 1603 में जेम्स वन साहब जो थे, ये जेम्स वन साहब वहां के क्या बन गए? राजा बन गए। अब जब ये राजा बन गए तो यहां पर क्या हुआ? 1604 में क्या हुआ? डिवाइन राइट ऑफ किंग्स प्रोक्लेम्ड, राजाओं का डिवाइन राइट यहां पर आने लग गया। अब जब मतलब जेम्स वन साहब जो थे, जेम्स वन साहब आ गए आपके मतलब अच्छे खासे राजा थे, ये नहीं कि बहुत खराब राजा थे, ये कैथोलिक राजा थे। और ये जो क्वीन एलिजाबेथ के समय वहां का पॉलिटिकल रीजन चल रहा था, उसमें कैथोलिक अलग बढ़ चुके थे और प्यूरिटेंस अलग बढ़ चुके थे। लेकिन दोनों को क्वीन एलिजाबेथ ही ऐसी राइटर थी जो बहुत अच्छे से संभाल करके रखी हुई थी, बहुत अच्छे से संभाल करके रखी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ, क्वीन एलिजाबेथ के मरने के बाद उनका ये जो इतना अच्छा रूल रेगुलेशन था वो कोलैप्स कर गया। ये जब जेम्स वन साहब आए तो उसी समय क्या हुआ? दोनों के बीच में छिड़ गया लड़ाई। मतलब ये अपना बोल रहे हैं, ये अपना बोल रहे हैं, प्यूरिटेंस अपनी बड़बड़ाई कर रहे हैं और कैथोलिक्स अपने बड़ाई कर रहे हैं। तो डिवाइन पावर यहां पर प्रोक्लेम हुआ। 1607 में स्टेटमेंट ऑफ जेम्सटाउन वर्जीनिया आया। जेम्सटाउन वर्जीनिया का स्टेटमेंट यहां पर आया 1607 में। 1602 में क्या हुआ था भाई? 1602 नहीं भैया साहब, ये 1620 है, ठीक है। 1620 में आप लोग का पिलग्रिम फादर्स ऑफ प्लाईमाउथ आया और 1605 में चार्ल्स वन साहब आए। तो जेम्स वन के बाद चार्ल्स वन, उसके बाद फिर आप लोग के आते हैं ये हमारे क्रॉमवेल्थ साहब आएंगे, उसके बाद हम लोग का अगला एज ही शुरू हो जाएगा। तो ये आपका टाइम लाइन था, मैंने आप लोग को टाइम लाइन बताया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली कि कौन कौन से सबसे बड़े राजा थे। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि क्वीन एलिजाबेथ का जो एज है या क्वीन एलिजाबेथन एज है, दूसरे नाम से जाना जाता है और उसका दूसरा नाम क्या है? शेक्सपियरियन एज। दैट इज मीन्ट इसी एज में जो ड्रामा है उसने स्टार्ट भी किया अपने आप को। हालांकि स्टार्ट तो इससे पीछे भी कर चुके थे, लेकिन इस तरह से नहीं किए थे जिस तरह से इस एज में हुआ, और अपने आप को सबसे ज्यादा बढ़ावा भी दिया, ठीक है, इसी एज में हुआ। तो इस एज के अगर मैं बारे में बात करूं कि कौन कौन से ड्रामाटिस्ट थे, तो सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट इस एज के माने जाते हैं हमारे शेक्सपियर साहब, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन साहब माने जाते हैं, थॉमस मिडल्टन साहब माने जाते हैं, जॉन वेबस्टर साहब माने जाते हैं, जॉन फोर्ड साहब हैं, फ्रांसिस बियोमाउंट साहब हैं, फिलिप्स मैसेंजर साहब हैं, थॉमस डेकर साहब हैं, श्रीली साहब हैं, यहाँ पर जॉन मार्स्टन साहब हैं और थॉमस हेवुड साहब हैं। तो ये कुछ ड्रामाटिस्ट हैं यहाँ के, बहुत ही अच्छे, बहुत ही महान ड्रामाटिस्ट है भैया। इनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं शेक्सपियर, और उनके बाद जो आते हैं वो है बेन जॉनसन। हालांकि जितने सबके सब इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन ये दोनों को भैया आप लोग को कभी नहीं भूलना है, चाहे आप क्लास 11-12 के हो, चाहे आप ग्रेजुएशन के हो, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। कौन कौन? शेक्सपियर साहब को और बेन जॉनसन साहब को। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं और आ जाते हैं प्रोज राइटर्स के ऊपर। हालांकि शेक्सपियर साहब के ऊपर हम थोड़ा सा आप लोग को प्रकाश भी डालना चाहेंगे कि क्योंकि शेक्सपियरियन एज है, तो इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इस एज में सबसे ज्यादा अगर किसी का कुछ वर्क फला फूला है तो शेक्सपियरियन एज का वर्क फला फूला है, ठीक है। शेक्सपियर साहब थे ही, इनकी हस्ती ही कुछ ऐसी थी। कहा जाता है कि इनके एजुकेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग क्या भाई साहब, हम फ्रांसिस बेकन और एडमंड स्पेंसर साहब ही कहते हैं, इन दोनों में से शायद कोई एक है जो कहते हैं क्या कि देयर इज नो एनी शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो। ना ही क्रिस्टोफर मार्लो है, ना ही शेक्सपियर है। दोनों एलियन थे, दोनों आत्मा भूत पिशाच थे जो आए हम लोग को लिटरेचर सिखलाने के लिए। कहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब ये क्या कहते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो ही विलियम शेक्सपियर हैं और विलियम शेक्सपियर ही क्रिस्टोफर मार्लो हैं। फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने मृत्यु की नाटक करके विलियम शेक्सपियर बनने का नाटक किया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो को मार करके उनका पोजीशन अपने आप में ले लिया और इस तरह से आगे बढ़ा। तो खैर बहुत सारा बात है यहाँ पर, कुछ मिथ है, कुछ अलग अलग चीजें, कुछ रियलिटी भी होगा।
जो भी होगा तो हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल में उसी के ऊपर और डायरेक्टली बात करते हैं एक्स्ट्रा विलियम शेक्सपियर जी के बारे में। तो विलियम शेक्सपियर जी जैसे ही मतलब क्रिस्टोफर मार्लो साहब की मृत्यु होती है, कब 1564 में जन्म होता है, 1601 में जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो 1601 से 1602 के बीच में इनका एक वर्क यहां पर आता है शेक्सपियर साहब का, वेनस एंड एडोनिस। वेनस एंड एडोनिस वर्क आने के जस्ट 7 दिन के बाद हमारे विलियम शेक्सपियर साहब एकदम फेमस हो जाते हैं। यार ना ही जिनका एजुकेशन पता है, ना ही जिनका ग्रेजुएशन के बारे में पता है, कहां पढ़े, कहां पैदा लिए, कब पैदा लिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल को ही इनका मृत्यु भी हुआ था, मतलब जिस दिन पैदा लिए उसी दिन मर गए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि 26 अप्रैल को इनका बैप्टिज्म हुआ था, तो बैप्टिज्म से 3 दिन पहले जब पैदा लेता है तभी 3 दिन बाद बैप्टिज्म। जैसे हम लोग में होता है ना जी, छठियारी होता है, बिस्तौरी होता है, सतैसा होता है, तो वो लोग में बैप्टिज्म होता है तो 3 दिन बाद बैप्टिज्म होता है। तो इसका मतलब तो यही है कि 23 तारीख को जन्म लिए, तो 23 को जन्म ली ना, 23 को मर गई। कौन? हमारे विलियम बाबा, विलियम शेक्सपियर साहब। तो ये जो विलियम शेक्सपियर साहब थे, इनके बारे में बहुत सारी बातें की जाएगी और भी एक्स्ट्रा क्लासेज अगर और भी वीडियो जाएंगे। मैं तो सोच रहा हूं कि इनके लिए एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊं, अगर आप लोग को सच में जरूरत है स्पेशल वीडियोस का, और वो भी एकदम VFX इफेक्ट के साथ, एकदम मूवी वाला चलते हुए अगर आपको चाहिए तो एकदम बोलिए, कमेंट मारिए, फटाफट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं है। और शेक्सपियर साहब की दोस्ती चल रही थी किनके साथ भैया? बेन जॉनसन के साथ। बेन जॉनसन साहब, हालांकि बेन जॉनसन साहब फार बेटर देन दैट ऑफ शेक्सपियर, फार ग्रेटर देन दैट ऑफ शेक्सपियर, फार बिगर देन दैट ऑफ शेक्सपियर। ये शेक्सपियर साहब से उम्र में बड़ा थे, नॉलेज में बड़ा थे, एजुकेशन में बड़ा थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे दोस्ती हो जाता है। कहते हैं ना, कौन कहते हैं अभी बताते हैं आप लोग को, लॉन्गजाइनस साहब ने कहा है कि इफ यू लिव विथ 5 इंटेलिजेंट पीपुल द 6th इंटेलिजेंट विल यू, है ना, द 6th इंटेलिजेंट वन विल यू, है ना, यू विल बी द 6th इंटेलिजेंट वन। मतलब कहा जाता है कि अगर आप टफ ग्रुप में रहते हैं, 5 लोग हैं जो इंटेलिजेंट है, तो 6ठा इंटेलिजेंट आप भी रहिएगा। कौन कहते हैं? लॉन्गजाइनस साहब कहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर बोला जाता है कि जो शेक्सपियर साहब थे ना, वो पढ़े लिखे के ग्रुप में रहते थे। जो शेक्सपियर साहब थे ना, 14 वर्ष की उम्र में इनको सबसे पहला काम मिला था और बेन जॉनसन ने ही इनको अपना काम दिया था। बेन जॉनसन के वर्क में ही इन्होंने एक लूसीफर का शायद इन्होंने अपना रोल निभाया था, याद नहीं मुझको अच्छे से, खैर जो भी हो। तो बेन जॉनसन के वर्क में ही इन्होंने अपना सबसे पहला रोल किया था विलियम शेक्सपियर साहब ने। अब बाद में पता नहीं कैसे इन लोग में दोस्ती हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, खैर आगे बात करेंगे। तो इतना आप लोग को पता हो गया होगा, बहुत सारा टॉपिक्स पता चला होगा। आप लोग चाहे तो कुछ नोट्स भी बना चुके होंगे, ना बनाए होंगे तो वीडियो को वापस से रिवर्स करिए, कुछ देखिए, नोट्स वगैरह बनाते रहो। भाई साहब नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई खाली वीडियो बाद कुछ होगा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फेमस प्रोज राइटर्स के बारे में भैया। तो इस समय के फेमस प्रोज राइटर आए सर फिलिप सिडनी, हमारे फ्रांसिस बेकन साहब, रेलिक साहब आए, हुकर साहब आए और विलियम बेब्बे आए। कौन? विलियम बेब्बे साहब आए। हालांकि इनके बारे में ज्यादा इतना हम लोग को जानकारी नहीं लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में, इनके इन सबों के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा जिनमें सभी के लाइफ स्ट्रक्चर को, लाइफ कैरेक्टर्स को, लाइफ के चीजों को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन आपका कमेंट आना चाहिए। कितना सारा वीडियो आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो सिर्फ ड्रामाटिस्ट आ जाएंगे भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 आपके प्रोज, मतलब 5 आपके प्रोज राइटर्स में आ जाएंगे। तो वीडियो आएगी लेकिन आप लोग का कमेंट रहेगा तब। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि पोएट्स में कौन कौन थे फेमस पोएट्स में। तो थॉमस सैकवाइल थे, उसके बाद थॉमस नॉर्थन थे, उसके बाद थॉमस गैस्कोगिन थे, उसके बाद एडमंड स्पेंसर साहब थे जिन्होंने फेरी क्वीन लिखा था, याद रखिएगा हमेशा, और थॉमस यार्ड साहब थे। ये जो थॉमस यार्ड साहब थे उन्होंने एक अलग तरह का सोनेट दिया था। शेक्सपियर साहब का सोनेट और थॉमस यार्ड साहब का सोनेट में बहुत अंतर था। इनमें क्या होता था, हम जानते हैं कि सोनेट में कितने लाइंस होते हैं भैया? 14 लाइंस। एक सोनेट में 14 लाइन होता है। तो ये कैसे दिए थे? मतलब थॉमस यार्ड साहब, ये क्या कहते हैं, हमारे थॉमस यार्ड साहब ने कैसे दिया था? 4 + 4 + 4, मतलब 3 क्वाड्रलेट हुआ करते थे और 1 कपलेट हुआ करते थे। 3 क्वाड्रलेट 3Q + 1C, 3 क्वाड्रलेट प्लस 1 कपलेट बराबर 14 लाइन का एक मतलब सोनेट होता था। लेकिन विलियम शेक्सपियर साहब जब आए तो उन्होंने इस चीज को पूरा का पूरा बदल दिया। यहां पर ये क्या करते थे?
2 हेक्सालेट देते थे और 1 कपलेट देते थे। 6 दूनी 12 और प्लस 1 मतलब 2 लाइन का क्या हो जाता था कपलेट, तो 14, 12 2 14, तो 2 देते थे हेक्सा मतलब हेक्सालेट देते थे और 1 कपलेट देते थे, और ये 3 क्वाड्रलेट देते थे और 1 कपलेट देते थे। तो दोनों का जो मीन्स सोनेट है, सोनेट था सोनेट ही, लेकिन लिखने का स्टाइल अलग था। थॉमस यार्ड साहब ने सबसे पहले सोनेट को मतलब पोएटिक वर्स को जब बताया उन्होंने, तो सोनेट्स का यहाँ पर सबसे पहले ये किया गया, मतलब विमोचन किया गया कह सकते हैं। खैर अलग बात है। तो आप लोग को एकदम इस चीज को याद रखना है, एडमंड स्पेंसर जिन्होंने फेरी क्वीन बुक 1, फेरी क्वीन बुक 2, इन्होंने 12 बुक शायद लिखा था 24 बुक का सोच करके, तो जो भी है 24 बुक पब्लिशिंग करना था, 12 बुक शायद लिखा था, 6 बुक एक बार में पब्लिश हुआ, अगला बार में 3, अगला बार में 3, इस तरह से खैर पब्लिश हुआ। ये सब अलग अलग बात है, स्पेशल वीडियो जब बताएंगे कभी तो उसके बारे में बताएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस एज का सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज था, इस एज में जिस चीज ने विलियम शेक्सपियर को भी इंस्पायर किया, जिस चीज ने विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत सारे बातें बोली, आज हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सिटी विट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। आशा है कि यूनिवर्सिटी विट्स आप लोग को बहुत सच में पसंद आएगा, और अगर यूनिवर्सिटी विट्स आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग को करना क्या है, या मीन्स अगर ये वीडियो ही इवेंटली आप लोग को अगर पसंद आ रही है तो मैं तो यही बोलूंगा भाई साहब कि वीडियो को लाइक करो, जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लोगों के बीच में सब्सक्राइब करो, मतलब लोगों के बीच में इस चीज को शेयर करो, है ना। और हम क्या बोले भाई साहब इस चीज के बारे में, तो एक राइटर थे इस जमाने के मीन्स 16th सेंचुरी के एक राइटर थे जिनका नाम था जॉर्ज, ऐसे ही करके कुछ था यार, याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। हाँ, तो कहा जाता है कि इस समय के एक राइटर थे इसी समय के जिनका नाम था जॉर्ज सेंट्सबरी। क्या नाम था भाई साहब, मैं यहां लिख देता हूं, जॉर्ज सेंट्सबरी। तो जॉर्ज सेंट्सबरी ने क्या किया कि कुल 7 राइटर्स के एक ग्रुप के बारे में बताया। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ 7 राइटर्स, 7 स्कॉलर्स बेसिकली। ये 7 राइटर ने 7 स्कॉलर्स थे और उन्हीं ग्रुप के बारे में बताया, और उनका एक इन्होंने नाम दिया था। उस नाम को क्या कहा जाता है भैया, यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस चीज को दोस्तों, यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। तो यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब क्या होता है, पहले तो विट्स का मतलब होता है बुद्धि, और यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। मतलब क्या, विश्वविद्यालय बुद्धि, हाँ ऐसा ही कुछ। विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट किए हुए, पास किए हुए, मास्टर्स किए हुए कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ स्कॉलर्स थे, और उन्हीं स्कॉलर्स में से 7 स्कॉलर्स का ग्रुप बना जो 2-2 यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। पहला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड और दूसरा जो था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड से वे लोग बिलोंग करते थे। तो कुल 7 दोस्त थे यहाँ कह सकते हैं। पहला था जॉन लिली साहब, थॉमस किड साहब, जॉर्ज पिले, थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रेनी, थॉमस नैश और हमारे क्रिस्टोफर मार्लो साहब थे। कुल 7 राइटर्स का यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ था जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स बोलते हैं। इनमें से कुछ लोग जो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर्स थे, और इन्हीं में से कुछ ऐसे थे जो ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर नहीं होकर के कैम्ब्रिज के स्कॉलर थे बेसिकली। अगर मैं बात करूं डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ की, तो डायरेक्टली मैंने यहां लिखा है जॉन लिली साहब, जिनका 1554 में जन्म हुआ, 1554 और 1606 में। बहुत कम उम्र में सबकी मृत्यु हुई है ना, बहुत कम। सबसे छोटका तो बेचारे हमारे क्रिस्टोफर मार्लो 1564 में, सबसे लास्ट में इन्हीं का जन्म हुआ था लगता है, नहीं 1564 में इनका शुरू हुआ था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कह सकते हैं, क्या यार मच्छर घूम रहा है इधर उधर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट कह सकते हैं हमारे क्रिस्टोफर मार्लो अंकल को। खैर, तो बहुत सारे लोग के बीच में मिथ्याएं फैली हुई है, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि क्रिस्टोफर मार्लो इज विलियम शेक्सपियर इज क्रिस्टोफर मार्लो, अलग अलग चीज है। तो उसके बारे में बात नहीं करते हुए हम डायरेक्टली बता देते हैं इनके बारे में। तो थॉमस लिली साहब वही अंकल जो कहते हैं कि लव इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। कौन कहते हैं, हमारे ये क्या कहते हैं, हमारे थॉमस लिली अंकल कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। यही ना कहते हैं यार, कि और कोई कहता है, थॉमस लिली को छोड़ करके और कौन कह सकता है इस बात को यार, रॉबर्ट ग्रीन तो कहेगा नहीं। हाँ,
तो थॉमस लिली साहब ने कहा था कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है मेरे दोस्त, लेकिन आजकल तो उसको मूवी में अपना लिया गया है, तो भाई साहब अपनाने दो। अगला है थॉमस किड साहब, 1558 से 1594 तक इनका जन्म चला। फिर आते हैं हमारे जॉर्ज पिली साहब। कौन आते हैं हमारे? जॉर्ज पिली साहब आते हैं। फिर थॉमस लॉर्ड साहब हैं 1556 से 1596, और थॉमस लॉर्ड साहब का जन्म होता है 1558 1625 तक ये चलते हैं। मतलब ज्यादा दिन कोई नहीं जिया यार, 60 साल के अंदर सब लुढ़क गए हैं, ठीक है ना। रॉबर्ट ग्रीनी साहब आते हैं, और ये जो रॉबर्ट ग्रीन साहब हैं ये बहुत ही अजीब तरह के इंसान थे भैया, क्या कह सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन साहब को लगता है कि शेक्सपियर साहब से एगो अलग ही दुश्मनी था। रॉबर्ट ग्रीन साहब को लगता है कि शेक्सपियर साहब से अलग ही दुश्मनी था। दुश्मनी इस सेंस में नहीं था, अरे भाई कोई तरक्की करेगा तो दुश्मनी तो ऐसे भी हो जाएगा, और बिना पढ़ल लिखल आदमी ये कहाँ यूनिवर्सिटी विट्स के इंटेलिजेंट महान मतलब पावरफुल लोग है, भीष्म पितामह लोग यहाँ पर बैठा हुआ है, और वो बिना यूनिवर्सिटी गए हुए इतना अच्छा काम कैसे कर दे रहा है, ठीक है। तो ये जो मतलब हमारे रॉबर्ट ग्रीन साहब थे, इनको थोड़ा गुस्सा आता था शेक्सपियर साहब के ऊपर। प्यार कहिए, चाहे गुस्सा कहिए, चाहे सटायर कहिए, चाहे उनकी बड़ाई कहिए, जो भी कहिए, ये अलग तरीका से एक बात बोलते थे। क्या बोलते थे? शेक्सपियर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स। शेक्सपियर एक अपस्टार्ट क्रो है जो कि ब्यूटिफाइड है हम लोग के पंखों से। मतलब अपने आप को ये लोग मोर कहते थे, सतरंगी मोर अपने आप को कहते थे, और शेक्सपियर साहब के बारे में बताते थे कि शेक्सपियर वो कौवा है जो हम मोरों का पंख लगा करके मोर बनने की कोशिश कर रहा है, मोर बनता है, और ब्यूटिफाइड हो चुका है, अपने आप को ब्यूटिफाइड कर चुका है। कौन कहते हैं? हमारे रॉबर्ट ग्रीन साहब कहते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1558 में, और 1562 लिखा हुआ था, नहीं गलती है, 1652 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर हमारे आते हैं थॉमस नैश साहब, 1567 से 1601 चलते हैं, और हमारे क्रिस्टोफर मार्लो बेचारे 1564 में आते हैं, और 1601 में क्या हो जाते हैं? निकल लेते हैं इस दुनिया को छोड़ करके। तो ये है हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी विट्स। कुछ स्टार्ट पॉइंट में यहां पर बताना चाहूंगा आप लोग को कि विलियम्स इसी एज में सबसे महान, दुनिया का सबसे बेस्ट पोएम, द बेस्ट पोएम एवर इन द वर्ल्ड इन इंग्लिश इज शैल आई कंपेयर, विच हैज बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने ही यहां पर लिखा था, वर्ल्ड बेस्ट पोएम इनका माना जाता है इस पोएम को। शैल आई कंपेयर जो था विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया था। इसी समय जो थिएटर्स थे, महान थिएटर्स की उपलब्धि बढ़ी, महान थिएटर्स आए, और उसी थिएटर में से द ग्लोब थिएटर एंड द स्वान थिएटर, जहां पर विलियम शेक्सपियर खास करके वर्क किया करते थे, द ग्लोब थिएटर एंड द स्वान थिएटर बहुत ही ज्यादा अच्छे से फला फूला। फिर थॉमस मूर साहब के बारे में मैंने पहले ही बताया था आप लोग को कि हेयर द फर्स्ट वर्क यूटोपिया वाज गिवन बाय थॉमस मूर अंकल। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वेनस एंड एडोनियस जो वर्क था वो उन्होंने मतलब मार्क करा था विलियम शेक्सपियर के स्ट्रेटजिक पॉइंट को। विलियम शेक्सपियर के यहीं से मतलब ख्याति मिलनी शुरू हुई। सो दिस वाज द होल एज। इसी को कुछ लोग कहते हैं एलिजाबेथन एज, इसी को कुछ लोग कहते हैं शेक्सपियरियन एज। इस रेज में बहुत बड़ा पुनर्जागरण हुआ, रिनासा हुआ भैया। और रिनासा तो पहले से भी चल रहा था, इसके बाद तक भी चला है। रिनासा एज इसमें सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, रिनासा एज जैकोबियन तक अपने आप को खींच सकता है, और इससे पहले भी अपने आप को मतलब रिवाइवल एज को भी अपने आप में थोड़ा सा लपेटता है ना। तो अप्रॉक्स 20 to 25 ईयर्स रिवाइवल को भी खींच लेता है। तो खैर रिनासा एज यहां पर भी चल रहा था, तो एज ऑफ रिनासा कहा जाता है। इंग्लिश पीरियड में सबसे ज्यादा फला फूला, इसलिए इसे गोल्डन एज कहा जाता है। और एज वेल एज द क्रिएटिव ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, द क्रिएटिवनेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर वाज, है ना, ग्रोइंग मच बेटर देन दैट ऑफ एनी एज इन दिस एज। दैट इज वाई इसको फर्स्ट क्रिएटिव एज कहा जाता है। सेकेंड क्रिएटिव एज किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट में करो, फटाफट एकदम फटाक से करो, और नहीं आता है तो हम बताते हैं, 5 सेकेंड का मौका देते हैं। तो फर्स्ट क्रिएटिव एज जो है इंग्लिश लिटरेचर का, वो माना जाता है एलिजाबेथन एज को। और वहीं जो सेकेंड क्रिएटिव एज है भैया आप लोग के लाइफ का याद रखिएगा, सेकेंड क्रिएटिव एज माना जाता है रोमांटिक एज को। कौन से एज को माना जाता है? रोमांटिक एज को माना जाता है। द एज ऑफ रोमांटिसिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड क्रिएटिव एज। अच्छा एक बात बताना कि क्या हम यहाँ पर सही हैं, क्या हम यहाँ पर गलत है? आप लोग बताओगे तभी तो हमको मजा आएगा यार, तभी तो हमको सुन करके मतलब इस चीज के बारे में अच्छा लगेगा। खैर जो भी हो, नहीं आई थिंक सो हमने थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बता दिया क्या यार तुम लोग को?
कॉपी देखे तो विद्यार्थी तुम्हारा देखेंगे नहीं जी क्या क्या नोट्स बना रहा है तुम। काची काची लिख ले यार। ए तुम्हारा विद्यार्थी देखे जी। हाँ कॉपियाँ दिखाइए ना विद्यार्थी। ठीक है लाओ तुम्हारा दिखाओ। ठीक है आपका लाइए विद्यार्थी नहीं आप भी लाइए। हाँ तो किसी तरह से अगर कोई आप लोग को लग रहा होगा कि कोई प्रॉब्लम है, कहीं से नहीं समझ में आ रहा है, कहीं से कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो बीच से आप लोग चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फटाक से। पूछो ना यार, तुम लोग को रोक के रखे हैं क्या हम? तुम लोग को रोक के थोड़ी ना रखे हैं, पूछो। तुम्हारे देखे ठीक है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब बाकी आराम से बाद में देखेंगे सबका, ठीक है। हाँ तो भाई साहब बस यही था कि हमारा जो रोमांटिक एज है उसको मतलब रोमांटिक एज को सेकेंड क्रिएटिव पीरियड बोला जाता है, और हमारा जो ये मतलब क्या कहा जाता है आपको, जो एलिजाबेथन एज है, इस चीज़ को हम लोग फर्स्ट क्रिएटिव पीरियड का नाम से हम लोग पुकारते हैं, ठीक है। सो हेंस आप लोग को आशा है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी, 16 to 17th सेंचुरी तक की जो बात है वो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हाफ 16th सेंचुरी यहाँ से स्टार्ट हो चुका था, 1550 से लेकर के 1620 1620 तक चला। हालांकि क्वीन एलिजाबेथ का समय जो था 1558 से 1603 तक ही चला था, 1558 से लेकर के 1603 तक इनका शासन चला। बहुत अच्छा इस चीज़ में हम लोगों ने पढ़ा, चाहे वो बैटल ऑफ अर्मेडा हो, चाहे वो फिलिप भैया की कहानी हो, चाहे वो एलिजाबेथन मैम की कहानी हो, चाहे वो कुछ टॉपिक्स हो जिन बड़े बड़े राइटर्स के द्वारा कहा गया, जैसे कि विलियम शेक्सपियर भी के भी द्वारा बहुत सारे थॉट्स बोले गए हैं। लेकिन खैर एक वीडियो में कितना ज़्यादा पढ़ा दे, है ना, एक वीडियो में इतना नहीं हो सकता है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो फास्ट लगा हो थोड़ा स्लो करके देख लेना, अगर वीडियो स्लो लगा हो थोड़ा फास्ट करके देख लेना। YouTube ने बहुत सारे फैसिलिटी दे रखी है। चैनल पर नए हो भैया सब्सक्राइब कर दो, एकदम मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। लाल वाला बटन है, माथा बजाड़ो उसके ऊपर, हाथ बजाड़ो, ऐटा बजाड़ो, मोबाइल पटक के मारो, तकिया फेंक के मारो, सर फेंक के मारो, हमको मतलब नहीं है। सब्सक्राइब करना है, जहाँ तक हो सके इसको शेयर करो। बाकी आप लोग को शेयर करने के लिए, EL सिम का परिवार का सदस्य बनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो इंपॉर्टेंट है, सभी लोग के पास ज़रूर पहुंचाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, बुरा लगा हो तो कमेंट में बताइए कि क्या बुरा लगा इसमें, आप लोग को कहीं से ठेस पहुंचा, क्या हमको और भी ज़्यादा बढ़ोतरी इसमें करनी चाहिए, क्या चीज़ हमको सुधारना चाहिए। बस इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतने ही, बाकी के अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।